आज से कुछ साल पहले अगर आपको कोई ईमेल लिखना होता या कोई आर्टिकल समराइज़ करना होता तो आप खुद टाइप करते थे। अगर कोई नया आइडिया चाहिए होता था तो घंटों सोचने में लग जाते थे। पर आज आप बस कुछ शब्दों में अपनी बात लिखते हैं और एक एआई असिस्टेंट पलक झपकते ही आपका काम कर देता है। स्कूल के प्रोजेक्ट से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट प्रेजेंटेशंस तक एआई हर जगह अपनी जगह बना रहा है। इसकी ग्रोथ इतनी तेज है कि शायद हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये हमारी ज़िंदगी और दुनिया को कितनी तेज़ी से बदल रहा है। क्या ये तेज़ी हमेशा एक बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जा रही है या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापस लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इन्हीं इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन हुआ था निखिल कामत के चौथे पॉडकास्ट में, जिसका नाम था व्हाट द इज़ चैट जीपीटी। मैं हूं विजय नायक और आप सुनने जा रहे हैं शॉर्टकास्ट, जहां हम हर शनिवार एक इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट की हिंदी पॉडकास्ट समरी लेके आते हैं ताकि भाषा आपके लर्निंग के बीच में ना आए और आपका समय भी बच सके। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। इस पॉडकास्ट में निखिल कामत के साथ हैं एआई की दुनिया के कुछ दिग्गज लोग। वरुण माया, जो कि इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट यूट्यूबर हैं और सीन्स के सीईओ हैं। तन्मय भट्ट, इंडिया के टॉप कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएशन के दुनिया के बादशाह। उमंग बेदी, डेली हंट और जोश के को फाउंडर, जिनका एक्सपीरियंस टेक और मीडिया में काफ़ी गहरा है। और अपर्मेया राधाकृष्णन, कू के को फाउंडर। इस एपिसोड में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खास कर चैट जीपीटी के फ्यूचर पर बात करेंगे। क्या ये इंसानियत के लिए स्वर्ग है या फिर नरक? हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी टेक्नोलॉजी, जॉब्स और इसके असर सोसाइटी पर, इफेक्ट और आगे की प्रेडिक्शंस के बारे में। पॉडकास्ट की शुरुआत में निखिल भाई ने सवाल किया कि आखिर चैट जीपीटी क्या है और ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक कैसे पहुँची। क्या इसके पीछे कोई यूरेका मोमेंट था? यूरेका मोमेंट का मतलब है अचानक से किसी डिस्कवरी का हो जाना। अपर्मेया राधाकृष्णन कहते हैं कि इंटरनेट और डेटा का इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो चुका है कि अब हम एक टिपिंग पॉइंट पर खड़े हैं। पहले गूगल हमें सिर्फ सर्च रिजल्ट देता था, जिसमें हमें खुद डिसाइड करना होता था कि कौन सा लिंक खोलना है और कौन सा नहीं। लेकिन अब यूज़र सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि स्मार्टर और मोर इंटेलिजेंट इंटरेक्शंस चाहते हैं। उनके वर्ड्स में आज क्रिएटर्स एक सिंपल बटन क्लिक करके पोएम्स लिखवा सकते हैं या फिर विराट कोहली की पिक्चर जनरेट करवा सकते हैं। जो पहले मुश्किल था अब एफर्टलेस हो गया है। अपर्मेया के लिए चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो हर इंसान को एक असिस्टेंट टू बी अ सुपर ह्यूमन बनाता है। उनका मानना है कि अभी ये एक एक्सटर्नल इंटरफेस के रूप में ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। निखिल भाई ने फिर पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर्स को समझने के लिए कोडर्स या प्रोग्रामर्स की ज़रूरत कम हो गई है? क्या वो वक्त आ गया है कि कंप्यूटर कोडिंग के लिए अब इंजीनियर की ज़रूरत खत्म हो गई? वरुण माविया, जो खुद एक सीजन प्रोग्रामर है, उन्होंने कहा कि प्रोग्रामर्स की नज़र में चैट जीपीटी एक कंप्लीशन एजेंट है जो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्टर की तरह काम करता है। जब आप उससे कुछ वर्ड्स देते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सबसे लाइकली नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है। ये जीपीटी है। इसके आगे उन्होंने जीपीटी और चैट जीपीटी के बीच के डिफरेंस को समझाया। वरुण ने बताया कि जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल है। ट्रांसफॉर्मर कोई फिजिकल कंप्यूटर मशीन नहीं होती बल्कि एक नया एल्गोरिदम है जिससे कि कंप्यूटर लैंग्वेज समझ और जनरेट कर सकता है। पहले RNN मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते थे जो सेंटेंस को एक एक वर्ड करके प्रोसेस करते थे। मतलब अगर एक सेंटेंस में 20 शब्द हैं तो RNN उनको एक लाइन में स्टेप बाय स्टेप पढ़कर समझता था, इसलिए वो स्लो होते थे। ट्रांसफॉर्मर एक नई टेक्निक यूज़ करता है, अटेंशन। इसमें कंप्यूटर एक एक शब्द पे अलग फोकस नहीं करता बल्कि पूरे सेंटेंस या एक
क्लस्टर ऑफ वर्ड्स एक साथ देख लेता है। एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस है आई वेंट टू स्कूल बाय बस, तो ट्रांसफॉर्मर स्कूल और बस को एक साथ रिलेट करेगा और कॉन्टेक्स्ट समझ लेगा। ये आइडिया एक फेमस रिसर्च पेपर से आया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए इंटरनेट का बहुत बड़ा डेटा यूज होता है, जैसे रेडिट फॉरम्स, आर्टिकल्स, बुक्स और वेबसाइट्स। ये डेटा जीपीटी को सिखाता है कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं और इवन स्पेलिंग मिस्टेक्स और स्लैंग वर्ड्स कैसे यूज होते हैं। एआई एक तरह से पैटर्न्स और फीचर्स सीखता है। जैसे अगर चेहरे को समझना है तो वो आँख, नाक और इनके बीच के डिस्टेंस जैसी चीज़ों को ऑटोमेटिकली सीख लेगा, बिना इंसान के अलग से कोड लिखे। ये तो ही जीपीटी की बात। देन एक इम्पॉर्टेंट बात, जीपीटी से चैट जीपीटी कैसे बनता है। जब जीपीटी को स्पेसिफिकली चैट करने के लिए फाइन ट्यून किया जाता है, तब वो चैट जीपीटी बन जाता है। ये एक चैटबॉट की तरह बिहेव करता है, जहाँ लगता है कि आप एक इंसान से बात कर रहे हो। ओपन एआई का एक फीचर है प्लेग्राउंड नाम से, जहां लोग जीपीटी को टेस्ट करते हैं। वहां पे पहले आपको एक छोटा प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, जैसे हे यू आर एन एआई असिस्टेंट, यू आर टॉकिंग टू अ ह्यूमन बीइंग। इससे जीपीटी को समझ आ जाता है कि उसे एआई की तरह बिहेव करना है और इंसान से बात करनी है। निखिल ने फिर पूछा कि जैसे अभी हम आराम से नॉर्मल बातचीत के भाषा में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वैसा पहले क्यों मुश्किल होता था। वरुण माविया ने समझाया कि कंप्यूटर इंसान की तरह ओपन टू इंटरप्रिटेशन नहीं होते हैं। मतलब इंसान अगर बात थोड़ी उल्टा सीधा बोले तो भी समझ लेता है, लेकिन कंप्यूटर को हमेशा एग्जैक्ट सही इंस्ट्रक्शंस चाहिए। पहले सिर्फ कोडिंग के थ्रू ही कंप्यूटर को समझाया जा सकता था, और अगर कोड में एक भी छोटी गलती होती तो कंप्यूटर समझ नहीं पाता। अब एआई ने लैंग्वेज के पैटर्न समझने शुरू कर दिए हैं, इसलिए अब आम लोग भी सिंपल इंग्लिश में या अपनी लैंग्वेज में बात कर कंप्यूटर से काम करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि चैट जीपीटी का डेटा अभी सिर्फ 2021 तक ही है। इस वजह से फाइनेंस, इकोनॉमी या न्यूज़ जैसी रियल टाइम चीज़ों में ये लिमिटेड है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं है। फ्यूचर में एआई को रियल टाइम डेटा का एक्सेस मिल जाएगा। चैट जीपीटी टोकन्स में सोचता है, जो बेसिकली वर्ड्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जीपीटी 3.5 एक बार में लगभग 4096 टोकन्स याद रख सकता है, और जीपीटी 4 अराउंड 32,000 टोकन्स तक हैंडल कर सकता है। अब तो जीपीटी 5 भी आ गया है। वरुण ने ऑटो जीपीटी के भी एग्जांपल्स दिए, जो चैट जीपीटी से ज़्यादा एडवांस्ड है। ऑटो जीपीटी की खासियत यह है कि इसके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, मतलब ये पुरानी बातें याद रख सकता है और अलग अलग कन्वर्सेशंस के बीच भी कनेक्शन बना सकता है। ये अपने मल्टीपल कॉपीज बना के उन्हें अलग अलग टास्क दे सकता है, जैसे एक बॉस अपने एम्प्लॉयज को काम देता है। साथ ही ऑटो जीपीटी टूल्स भी यूज़ कर सकता है, जैसे पाइथन प्रोग्राम चलाना, गूगल सर्च करना, यूट्यूब वीडियोस डाउनलोड करना या फाइल सेव करना। इसीलिए वरुण ने इसे स्विस आर्मी नाइफ कहा, मतलब एक ही टूल जो बहुत सारे काम करे। फिर उन्होंने एग्जीक्यूशन लेयर का पॉइंट रेस किया। चैट जीपीटी अभी सिर्फ टेक्स्ट लिख के जवाब देता है, लेकिन ऑटो जीपीटी डायरेक्टली कोड रन कर सकता है, क्योंकि उसके पास टर्मिनल एक्सेस होता है। ओपनएआई ने इसका कोड एग्जीक्यूशन प्लगइन बनाया है, पर अभी रिलीज नहीं किया, क्योंकि अगर एआई को फुल इंटरनेट और टूल्स एक्सेस मिल गया तो इसका गलत यूज भी हो सकता है। इस बात पर उमंग बेदी ने भी कंसर्न दिखाया। उन्होंने कहा कि एआई बहुत पावरफुल है, और अगर ये गलत हाथों में लग गया तो ये हाईली डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने यूक्रेन वॉर का जिक्र किया, जहां एआई का यूज़ डीप फेक वीडियोज़ और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए किया गया था। निखिल ने पूछा, क्या ऐसा वक्त आएगा जब सोसाइटी में एक क्यूरेशन होगा, मतलब लोग हर रैंडम चीज़ पर भरोसा करने के बजाय सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से ही इन्फॉर्मेशन लेंगे। जैसे स्कूल की लाइब्रेरी में अगर हर तरह की किताबें आ जाएं, कुछ असली, कुछ झूठी, कुछ अधूरी, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सा नहीं। तब लाइब्रेरियन एक क्यूरेशन करता है, मतलब सिर्फ वेरीफाइड और सही किताबें रखता है। वरुण माविया कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक इम्यून सिस्टम जैसा है। जैसे हमारा बॉडी वायरस को सेफ या अनसेफ समझकर रिजेक्ट कर देता है, वैसे ही ब्रेन भी नए या अजीब आइडियाज़ को
रिजेक्ट कर देता है। ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पहले ही बहुत सारा फेक कंटेंट होता है, लेकिन लोग उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जो या तो उनके जानने वाले शेयर करते हैं या फिर जो वेरीफाइड होते हैं। मतलब ये है कि एआई बहुत फास्ट और लार्ज स्केल पर कंटेंट बना सकता है, इसलिए फेक न्यूज़ और गलत इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आगे वरुण कहते हैं कि फेक न्यूज़ पहले भी बहुत होती थी, लेकिन एआई उसकी क्वांटिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि इंसान का दिमाग उसे इग्नोर ही नहीं कर पाएगा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल दिया, ऐश कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट, जिसमें लोग सिर्फ सोशल प्रेशर की वजह से गलत जवाब को भी सही मान लेते हैं। मतलब अगर सब लोग एक गलत बात को सही बोलते हैं तो बाकी के लोग भी वही मान लेते हैं। इसी तरह एआई के थ्रू गलत बातें इतनी ज़्यादा दिखाई जाएंगी कि लोग उन्हें सच मान लेंगे। वरुण को लगता है कि एआई सिर्फ फेक न्यूज़ ही नहीं फैलाएगा, बल्कि इकोनॉमी को मैनिपुलेट करेगा और करोड़ों जॉब्स भी खत्म कर सकता है। उमंग ने एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल डिस्कस किया जिसका टाइटल था विल दिस बी द इंडियन सेंचुरी, की 4 क्वेश्चंस। इस आर्टिकल में ये सवाल उठाया गया है कि क्या 21वीं सदी इंडिया के नाम होगी। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, हमारे पास एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यूथ पॉपुलेशन। पर इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडिया को हर साल 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा एडवांटेज वेस्ट हो जाएगा। उमंग कहते हैं कि आज का कैपिटलिज्म थोड़ा ब्रोकन है और इसका सबसे बड़ा रीज़न इन्फॉर्मेशन है। आज के ज़माने में जिसके पास सही इन्फॉर्मेशन होती है वही जीत जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब गलत या अधूरी इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। वरुण ने इसका एग्जाम्पल दिया सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स का, जहां सिर्फ एक ट्वीट की वजह से लोगों ने बिना सोचे समझे अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और पूरा बैंक गिर गया। इससे समझ आता है कि मिस इन्फॉर्मेशन कितनी पावरफुल हो गई है और अगर कल को एआई इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने लगे तो सिस्टम और भी तेजी से ब्रेकडाउन हो सकता है। दूसरा मुद्दा है डेटा ओनरशिप। एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए इंटरनेट का डेटा यूज़ होता है, जैसे रेडिट, ट्विटर और आर्ट स्टेशन के कुछ आर्टिस्ट ने मिड जर्नी पर केस किया क्योंकि उनका कहना था कि उनके आर्ट को बिना परमिशन के यूज़ किया गया है। मिड जर्नी ने जवाब दिया कि वो डेटा को कॉपी नहीं करते बल्कि उसके पैटर्न से सीखते हैं, जैसे एक आर्टिस्ट किसी दूसरे आर्टिस्ट के काम से इंस्पायर होकर नए पेंटिंग्स बनाता है। वरुण ने बताया कि एआई एग्जैक्ट कॉपी बहुत ही कम बनाता है, जैसे स्टेबल डिफ्यूजन में सिर्फ 1% चांस होता है। मतलब ज़्यादातर एआई अपना नया कंटेंट ही बनाता है, लेकिन फिर भी ये डिबेट चलती रहती है कि क्या एआई को बिना परमिशन के दूसरों का डेटा यूज़ करना चाहिए या नहीं। वरुण को डर है कि एआई इतनी तेज़ी से सीखने लगेगा कि इंसान की क्रिएटिविटी को भी बीट कर देगा। प्रॉब्लम ये है कि लॉ यानी कानून इनके लिए तैयार नहीं है। अगर एआई ने आपके आइडिया से इंस्पायर होकर कुछ बनाया तो आप उसको कोर्ट में सू नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्पिरेशन लेना इलीगल नहीं होता। निखिल ने पूछा कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी किंग बनेगी। अपर्मया ने कहा कि जो कंपनी सबसे ज़्यादा ह्यूमन क्रिएटेड डेटा कलेक्ट कर पाएगी वो जीतेगी। गूगल के पास है जीमेल, डॉक्स, यूट्यूब, क्रोम। माइक्रोसॉफ्ट के पास है लिंक्डइन। मतलब जिसके पास डेटा की भरमार होगी वो ही एआई वार को जीत पाएगा। उमंग ने एग्जाम्पल दिया, उनके जीमेल पर रियल एस्टेट का ऐड आया जस्ट आफ्टर उन्होंने फ़ोन पर रियल एस्टेट की बात की थी। मतलब कंपनीज हमारी बातें या यूजेस ट्रैक कर रही हैं। एप्पल ने फेसबुक को एड्स के लिए ट्रैक करने से रोका, लेकिन अब खुद अपना एड्स बिजनेस शुरू कर रहा है। यहाँ कंसर्न ये है कि हमारी प्राइवेसी अब सेफ नहीं है। सवाल ये था कि क्या लोग बड़े बड़े ऐप्स यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक छोड़कर नए छोटे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करेंगे। सब व्हाट्सएप पे हैं क्योंकि सबके दोस्त वहाँ हैं। अगर एआई के साथ ऐप बनाना सिर्फ 10 सेकंड का काम हो गया है तो लोग अपना खुद का छोटा क्लोज ग्रुप ऐप क्यों नहीं बना लेते। पर उमंग बोलते हैं कि 50 दोस्त को डिनर के लिए एग्री करना ही मुश्किल होता है तो उनको नए ऐप पर लाना और भी मुश्किल है। लेकिन अगर सबके पास एक एआई असिस्टेंट हो तो वो कोऑर्डिनेशन ईजी कर सकता है। तन्मय ने वरुण से पूछा कि क्या एआई हमेशा
फास्ट स्पीड से ग्रो करेगा या फिर एक टाइम के बाद स्लो हो जाएगा। वरुण ने कहा कि एआई का ग्रोथ एक एस कर्व जैसा हो सकता है, शुरू में बहुत फास्ट, फिर धीरे धीरे स्लो। रीजन कि ट्रांसफॉर्मर जो कि आज के एआई का बेस है, उनकी एक लिमिट हो सकती है। गवर्नमेंट्स के रेगुलेशंस आ सकते हैं जो एआई को कंट्रोल करेंगी, और अगर एक दिन एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एआई जो इंसान की तरह हर काम कर सकते हैं, बनता है, तो वो शायद बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा, करंट एआई से नहीं। वरुण ने कहा कि एआई SaaS इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल देगा। फ्यूचर में हम वॉइस फर्स्ट इंटरफेसेस यूज करेंगे, जहां से बोलकर कंप्यूटर से काम कराया जा सकेगा। मतलब स्क्रीन पे बटन्स दबाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट बोलकर कमांड्स दे पाओगे। इस वजह से फ्रंट एंड जो यूज़र देखते हैं यूजलेस हो जाएगा। काम डायरेक्ट बैक एंड यानी कि अंदर का जो सिस्टम होता है उसके अंदर होगा। एग्जाम्पल CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी एआई पावर्ड हो जाएगा, जहां एआई खुद ही कस्टमर डेटा हैंडल करेगा। वरुण ने कहा कि एआई का सबसे बड़ा असर वाइट कॉलर जॉब्स पर होगा, जो ऑफिसेज में डेस्क जॉब करते हैं। अफेक्टेड जॉब्स में होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़, मार्केटर्स, पैरालीगल्स, लॉ असिस्टेंट्स और डिज़ाइनर्स। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एआई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता। एग्जाम्पल के लिए, अगर कस्टमर सपोर्ट में एआई को रिफंड देना है तो एआई खुद डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि गलती होने पर जिम्मेदार कौन होगा? इंसान की तरह अकाउंटेबिलिटी अभी एआई में नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात पे वरुण को लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पावरफुल बनेंगे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी। जिनके पास ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूशन और पर्सनल ब्रांड है वो आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने देखा कि एआई काम और जॉब्स को कैसे बदल रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या एआई सिर्फ डेटा प्रोसेस करता है या सच में क्रिएटिव भी बन सकता है? क्या एआई म्यूजिक कंपोज कर सकता है, पेंटिंग बना सकता है या एक कहानी लिख सकता है? अब एआई सिर्फ टेक्स्ट या कोड नहीं लिखता, बल्कि वो म्यूजिक भी कंपोज कर सकता है, पेंटिंग्स बना सकता है और यहाँ तक कि पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिख सकता है। आपने शायद मिड जर्नी या डाली जैसे टूल्स के बारे में सुना होगा, जहां आप सिर्फ कुछ शब्दों में अपनी इमेजिनेशन बताते हैं और एआई उसकी एक स्टनिंग इमेज बना देता है। कई आर्टिस्ट अब एआई को एक को क्रिएटर की तरह यूज कर रहे हैं, जहां एआई उनके आइडियाज को विजुअल रूप देता है। अब एआई सिर्फ लिखने तक ही लिमिटेड नहीं है, ये नए गाने की धुन बना सकता है, ऑर्केस्ट्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपोजिशंस भी क्रिएट कर सकता है। ये एआई इंसानी इमोशंस और संगीत के पैटर्न्स को समझकर कुछ ऐसा बनाता है जो पहले सिर्फ इंसानी कलाकार ही कर सकते थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में क्रिएटिविटी है या सिर्फ डेटा का एक बहुत ही एडवांस्ड पैटर्न मैचिंग? क्या एआई की बनाई हुई कला में वो सोल या भावना हो सकती है जो इंसान के काम में होती है? शायद एआई अभी तक इंसानी अनुभव यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस की गहराई को समझ नहीं पाया है, जो क्रिएटिविटी का असली सोर्स है। लेकिन इससे ये ज़रूर पता चलता है कि एआई हमारे क्रिएटिव प्रोसेस को कितना बदल सकता है और हमें अपने टेस्ट और ओरिजिनलिटी पर और ज़्यादा ध्यान देना होगा। वरुण मैया ने एआई के कुछ सबसे बड़े डेंजर समझाए। उनके हिसाब से ये फ्यूचर को अनस्टेबल बना सकता है। मान लो कि आपने ChatGPT को एक रोबोट में डाल दिया। अब सवाल है कि क्या वो हमेशा वही करेगा जो हम चाहते हैं या अपनी मर्जी से अलग रास्ते पे निकल जाएगा? एग्जाम्पल के लिए पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर थ्योरी। अगर एआई को सिर्फ एक सिंपल काम दिया जाए, पाई का स्क्वायर रूट निकालना, शायद वो इतना पावर और रिसोर्सेज यूज़ करेगा कि इंसानियत खत्म हो जाएगी। जैसे हम गलती से एक चींटी को मार देते हैं, कहीं वैसे ही एआई हमें उसके लिए खतरा समझ के इग्नोर करते हैं। आज लोग ChatGPT को हैक करके जेल ब्रेक कर लेते हैं, जैसे डैन हैक। मतलब एआई को ट्रिक करके उससे ऐसे काम करवाना जो नॉर्मली अलाउड नहीं है। अगर कल को एक रोबोट में GPT डाल दिया गया तो लोग गलत कमांड देकर उससे खतरनाक काम करवा सकते हैं। वरुण ने मॉर्वेक्स पैराडॉक्स का जिक्र किया, जिसके अनुसार एआई के लिए सोचना यानी कि ब्रेन वर्क इजी है, पर हाथ पैर चलाना यानी कि बॉडी वर्क मुश्किल है। लेकिन कल को रोबोट्स इतने फास्ट हो जाएंगे कि उनके मूव्स देखने के लिए हमें स्ट्रॉब लाइट चाहिए होगी, जैसे सुपर स्लो मोशन कैमरा। इलन मस्क ने भी जॉय रोगन के साथ हुए एक पॉडकास्ट में यही वार्निंग दी थी। उमंग ने बोला कि एआई चलाने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लगते हैं,
ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पानी यूज़ करते हैं। इससे क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ेगी और पॉल्यूशन भी। वरुण ने एक वीडियो दिखाया जिसमें एआई एजेंट्स हाइड एंड सीक खेल रहे थे। ये एआई खुद सीख गया कि टूल्स कैसे यूज़ करने हैं। एक एजेंट दूसरे एजेंट के साथ मिलकर टीम वर्क करता था और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो एक दूसरे की ट्रिक को काउंटर करना भी सीख गए बिना उन्हें ऐसे ट्रेन किए हुए। मतलब एआई कभी कभी ऐसी चीज़ें कर लेता है जो इंसान ने सिखाई भी नहीं होती। ये दिखाता है कि एआई कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। वरुण ने कहा कि फ्यूचर में शायद न्यूरालिंक जैसे चिप हमारे ब्रेन में लगवाई जाएंगी। इस चिप से हम डायरेक्टली सोच से इंफॉर्मेशन भेज और ले सकेंगे। इससे इंसान एक तरह से सुपर ह्यूमन बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। कोई भी हमारे दिमाग की इंफॉर्मेशन को देख सकता है। वरुण का मानना है कि शुरू में लोग डरेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी, जैसे मोबाइल फोन्स की पड़ गई। वरुण ने कहा कि अगर कल को एक एआई एनेबल्ड इंसान और एआई एनेबल्ड रोबोट के बीच फाइट हो जाएगी तो रोबोट जीतेगा। क्यों? रोबोट के पास सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी जान बचाने का इंस्टिंक्ट नहीं होता। वो बिना डरे लड़ाई करेगा। उसका बॉडी सिस्टम बहुत फास्ट होता है। हमारे ब्रेन के सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक पल्सेस रोबोट्स के सर्किट से स्लो होते हैं। वरुण ने बोला कि अब एआई को बैन करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ओपन सोर्स मॉडल्स जैसे लेमा इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल है। अगर गवर्नमेंट्स रोकना चाहे तो उन्हें जीपीयू यानी कि एआई चलाने वाले चिप्स या क्लाउड सर्वर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी, जो बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने में 20 साल लग गए। एआई उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल के लिए क्लोनिंग, चाइना ने इससे रिस्की समझकर बैन कर दिया, क्योंकि उसमें स्पेशल लैब और इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन एआई बनाने के लिए तो बस एक कंप्यूटर ही काफ़ी है। जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ था तब चैट जीपीटी नया नया लॉन्च हुआ था। उस वक्त एआई की दुनिया बस शुरू हो रही थी। लेकिन आज सिर्फ 2 साल बाद एआई ने दुनिया को हिला दिया है। चैट जीपीटी के बाद गूगल ने भी अपना एआई लॉन्च किया, पहले बार्ड, जो अब जेमिनाई बन गया है। जेमिनाई सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ ही नहीं, बल्कि फोटोज, ऑडियोज और वीडियोस को भी समझ सकता है। मतलब जेमिनाई इंसान के दिमाग जैसा सोचने लगा है। अब एआई सिर्फ लिखने या पढ़ने तक लिमिटेड नहीं है। गूगल के नए टूल से आप सिर्फ एक टेक्स्ट लिखकर पूरा वीडियो बना सकते हो, आवाज़ के साथ, जो बिल्कुल असली लगती है। जो काम पहले बड़े फिल्म स्टूडियोज करते थे, अब वो हर कोई अपने लैपटॉप पर कर सकता है। इसके फायदे तो हैं, हर कोई इजीली अपना कंटेंट, वीडियो, ऑडियो पोस्ट बना पाएगा। लेकिन नुकसान भी है। मिस इन्फॉर्मेशन, झूठी या गलत न्यूज़ भी बहुत फास्ट स्प्रेड होगी, जैसा कि उमंग बेदी ने मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में चिंता जाहिर की थी। माइक्रोसॉफ्ट भी इस रेस में पीछे नहीं है। उन्होंने कोपायलट को लॉन्च किया है, जो एक एआई असिस्टेंट है और आपके एवरीडे टूल्स जैसे ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और विंडोज़ में इंटीग्रेट हो गया है। कोपायलट आपके ईमेल्स लिखने में, प्रेजेंटेशंस बनाने में या डेटा एनालिसिस करने में आपकी मदद करता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी सच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन सब बदलावों के साथ ओपन सोर्स एआई मॉडल्स भी और ज़्यादा पावरफुल और एक्सेसिबल हो गए हैं। इसका मतलब है कि एआई अब सिर्फ बड़े कॉरपोरेशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि हर कोई इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर और यूज़ कर सकता है। लेकिन इस तेज़ी से बढ़ती दुनिया में एआई सेफ्टी और रेगुलेशंस को लेकर डिबेट्स और भी जरूरी हो गए हैं, जैसा कि वरुण माया ने चिंता जाहिर की थी। पॉडकास्ट में आगे गेस्ट ने फ्यूचर की प्रेडिक्शंस और कुछ फिलोसॉफिकल मुद्दों पर भी बात की। वरुण ने बेबी एजीआई का एग्जांपल दिया। ये एक फ्री एआई टूल है जो स्टेप बाय स्टेप बता देता है कि कोई प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। मतलब अगर एक प्रोडक्ट मैनेजर जो टीम को गाइड करता है को रिप्लेस करना हो तो बेबी एजीआई हेल्प कर सकता है। ये एक तरह से रोबोट मैनेजर की तरह काम करता है। फ्यूचर जॉब्स, अप्रम्या ने कहा कि जो लोग एआई को यूज़ करना सीख लेंगे वही फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे, बाकी पीछे रह जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब सब लोग एआई यूज़ करेंगे तो सबका स्टाइल एक जैसा हो जाएगा। जैसे इंस्टाग्राम पे सब एक ही पोज देते हैं, इसलिए नए जॉब्स ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस में बढ़ेंगे। जैसे होटल्स में हॉस्पिटैलिटी स्टाफ या ग्रुप्स को गाइड करने वाले लोग। ये जॉब्स इंसान ही अच्छे से कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वरुण ने समझाया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक स्किल है जहां आप सीखते हो कि एआई से कैसे बात करनी होती है। इसके लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट और लाइफ एक्सपीरियंस ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको रिम्ब्रेंट नाम के पेंटर का स्टाइल पता है
तो आप AI को कह सकते हो रेम्ब्रेंट स्टाइल में पेंटिंग बनाने के लिए और वो बना देगा। तन्मय ने ब्रेन नॉगर्ट का कोट शेयर किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिवॉर्डेड द इंटेंसिटी ऑफ वंस लेबर, द इंफॉर्मेशन एज द क्लैरिटी ऑफ वंस थॉट, इन द AI रिवोल्यूशन द प्योरिटी ऑफ वंस टेस्ट। मतलब कि पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में मेहनत करने वाले लोग जीत गए, फिर इंफॉर्मेशन एज में दिमाग से सोचने वाले लोग जीत गए, अब AI रिवोल्यूशन में जिनका टेस्ट और चॉइस बेस्ट होगा वही जीतेंगे। डोपामिन हिट्स। अपर में राधा कृष्णा और तन्मय भट्ट को डर है कि AI के आने से लोग और ज़्यादा एडिक्टेड हो जाएंगे। जब हमें फ़ोन पर नोटिफिकेशन या लाइक मिलता है तो हमें एक छोटी सी खुशी मिलती है, इसे ही डोपामिन हिट कहते हैं। AI के साथ ये फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी, मतलब लोग AI का यूज़ करते रहेंगे और रुक नहीं पाएंगे। और अगर AI यूज़ करने नहीं मिला तो लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। डिसग्रंटेड एलाइट। वरुण माया कहते हैं कि AI की वजह से कई वाइट कॉलर जॉब्स खत्म हो जाएंगी। जो लोग अभी अपने स्टेटस और सैलरी पर प्राउड फील कर रहे हैं, जब उनकी नौकरी चली जाएगी तो उससे एक डिसग्रंटल्ड एलाइट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्रिएट होगी, जैसे यूट्यूबर्स के साथ होता है जब उनकी वीडियोस देखने वाले कम हो जाते हैं और वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। वरुण की पर्सनल स्ट्रैटेजी है मेक इनफ मनी टू बिल्ड अ जायंट वॉल, गेट माई फेवरेट पीपल इनसाइड द वॉल। उन्होंने सैम एल्टमैन का एग्जाम्पल दिया जो गन्स, गैस मास्क, गोल्ड, पोटेशियम आयोडाइन जैसे चीजें रखते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम। वरुण ने पूछा कि अगर इंडिया में UBI आता है तो उसका अमाउंट कितना होगा, 5,000 या 10,000 पर मंथ। लेकिन सबका कहना था कि यूनिवर्सल बेसिक रिसोर्सेज जैसे फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग UBI से ज़्यादा यूजफुल होगा। एग्जाम्पल के लिए नॉर्डिक कंट्रीज, फिनलैंड, नॉर्वे एक्सेट्रा में ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है जहां लोगों को बेसिक फैसिलिटीज फ्री दी जाती हैं। इंस्टेबिलिटी एंड हैविंग किड्स। वरुण माया को लगता है कि अगले 10 साल बहुत अनस्टेबल होंगे, इसलिए वो अभी बच्चा नहीं करना चाहते हैं। उनका मानना है कि इंसानियत की हिस्ट्री हमेशा इंस्टेबिलिटी की ही रही है और अब हम ह्यूमन कॉग्निशन से compete करने वाली टेक बनाने जा रहे हैं। गोल्ड एज अ हेज। सोने को दुनिया भर में एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, मतलब अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आए तो गोल्ड की वैल्यू बच जाती है, इसलिए बड़े सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड खरीद कर रखते हैं। ये स्मार्ट मनी का साइन है। इंडियन बैंक्स। निखिल कामत ने बोला कि इंडियन बैंक्स US बैंक से ज्यादा सेफ और कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे US में एक बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, एक ही दिन में बंद हो गया, पर इंडिया में ऐसा मुश्किल है। लेकिन एक रिस्क है, जो बैंक्स ने लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं उनकी वैल्यू मार्केट में कभी ऊपर नीचे होती रहती है, इससे बैंक्स को लॉस हो सकता है। ये एक सिस्टमैटिक रिस्क है, पूरे सिस्टम को अफेक्ट करने वाला। पर निखिल भाई काफ़ी पॉजिटिव हैं AI को लेकर। उन्हें लगता है कि अगले 10 साल में प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की स्पीड एंड क्वालिटी बहुत बढ़ेगी। कैपिटलिज्म, जो पैसा बनाने का सिस्टम है, वो इवॉल्व होगा। रिच लोग ज़्यादा बेनिवोलेंट होंगे यानी मददगार बनेंगे। UBI यूनिवर्सल बेसिक इनकम आएगा, मतलब हर सिटीजन को मिनिमम पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जब मुश्किल टाइम आता है तो इंसान मिलकर सॉल्यूशन निकालते हैं, इसलिए वो बिलीव करते हैं कि हम AI के खतरों को भी कंट्रोल कर लेंगे। उनका कहना था कि प्रॉपर्टी टैक्स इंडिया में बहुत ज़रूरी है ताकि इल गॉटन वेल्थ को रियल एस्टेट से टैक्स किया जा सके और फार्मर पर टैक्स ना होने का लूप होल भी ठीक होना चाहिए। निखिल कहते हैं कि ह्यूमैनिटी हैज़ लास्टेड टिल दिस पॉइंट एंड इट हैज़ थ्राइव्ड बिकॉज ऑर्गेनिकली वी काइंड ऑफ डू राइट बाय ईच अदर। तो बस यही थी इनसाइट्स फ्रॉम द 4th एपिसोड ऑफ WTF। कैसा लगा आपको शॉर्टकास्ट का ये एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि शॉर्टकास्ट के एक्सपीरियंस को हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं वो भी कमेंट में बताइए। इंस्टा पे DM भी कर सकते हो आप। ऑल्सो अपने दोस्तों को ये कंटेंट शेयर कीजिए ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर रहे, ताकि ताउम्र आप ये गा सको। शॉर्टकास्ट हर शनिवार को रिलीज होगा और पॉडकास्ट हर संडे को, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आपसे कोई भी एपिसोड ना छूटे। ख्याल रखो, बाद में मिलते हैं, कल तो नहीं मिल पाएंगे। बाय।